ठीक है ना। देखें तो ये एक क्वेश्चन करते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चंस एमसीक्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जो सर्जरी से रिलेटेड होते हैं, सर्जरी प्लस ड्रग्स। ठीक है ना, कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हम सर्जरी, किसी भी इलेक्टिव सर्जरी से पहले हम कितने टाइम पहले हम रोकेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी, इवन यहाँ पे स्मोकिंग का भी हम जिक्र करेंगे कि स्मोकिंग जो है वो कितने टाइम पहले तक रोकी जा सकती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ये एक एमसीक्यू देख लें कि जो एमसीक्यू में हमें बताता है कि 45 इयर्स ओल्ड पेशेंट जो है वो पेशेंट है वारफरीन पे। ठीक है, पेशेंट इज़ ऑन वारफरीन फॉर वारफरीन वो क्यों ले रहा है? एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए। ही नीड्स इलेक्टिव सर्जरी फॉर सम डिजीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल बोलो उसको हर्निया हुआ पड़ा है या फिर कोई और लैब कोली उसकी होनी है। ठीक है, तो हाउ मैनी डेज प्रायर टू द ऑपरेशन ही शुड स्टॉप वारफरीन। कहता है कि वारफरीन कितने दिन पहले उसको रोकनी चाहिए। तो ऑप्शंस में हमारे पास 5 डेज़ है, 7 डेज़ है, 10 डेज़ है, 14 डेज़ है, और कैन कंटिन्यू वारफरीन अनटिल बिफोर एनेस्थीसिया, यानी एनेस्थीसिया लेने तक वारफरीन वो ले सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 5 डेज़। याद रखें, वारफरीन जो है आप सर्जरी से 5 दिन पहले आप रोक देंगे। 5 डेज़ बिफोर सर्जरी आप रोक देंगे। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे याद रखें, मैं आपको एक टिप्पणी बताता हूँ कि जो बीटा ब्लॉकर्स है ना, जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हुए और बीटा ब्लॉकर्स के बाद डाइजोक्सिन हुई। ठीक है ना, डाइजोक्सिन हुई, और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स में, ठीक है ना, तो ये जो है प्री ऑपरेटिवली हम देते हैं। ठीक है, प्री ऑपरेटिवली वी कैन गिव देम। ठीक है ना। अच्छा, इसका क्या कहते हैं, यानी कि कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, गिव देम या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका जो है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम इससे रेट टू कंट्रोल रेट एंड रिदम ऑफ द पेशेंट। ठीक है ना। तो ये मैं एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। इसका जो रीज़न है, देखें, अगर साइनस रिदम को, इफ़ साइनस रिदम इज रिस्टोर्ड, ठीक है ना, कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है अप बाय 15%। इसकी वजह से जो पॉसिबल मायोकार्डियल इस्कीमिया का जो रिस्क है, एमआई का जो रिस्क है, ठीक है ना, पॉसिबल एमआई का रिस्क है, या जो पेरी ऑपरेटिव, ठीक है, पेरी अरेस्ट जिसको बोलते हैं, या फिर कंसीक्वेंट इन्फॉक्शन का रिस्क है, इन्फॉक्शन का जो रिस्क है वो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, वो रिस्क कम हो जाता है। इसलिए एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट में अगर वो इफ़ ही इज़ टेकिंग बीटा ब्लॉकर्स, इफ़ ही इज़ टेकिंग डाइजोक्सिन, इफ़ ही इज़ टेकिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, लेट देम यूज़ इट। अब ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पे जो वारफेरिन है, ऐसे पेशेंट्स, देखें, हमारा जो पेशेंट है उसको एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो हम इसी पेशेंट में ही, एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स में ही हम वारफेरिन देखें। वारफेरिन जो है इट शुड बी स्टॉप्ड 5 डेज बिफोर, 5 डेज
बिफोर सर्जरी, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या होगा, हम एक ऐसा INR अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे जो ऑपरेशन के लिए सूटेबल होता है। INR इज़ इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, ठीक है ना। INR के ऊपर मेरी पूरी डिटेल्ड वीडियो है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि INR क्या होता है। ये INR जो है ये ऑपरेशंस में कहाँ कहाँ तक रेंज कर सकते। देखें, एक बात याद रखें, जो डिज़ायरेबल INR होता है ना, डिज़ायरेबल INR होता है जो फॉर मोस्ट सर्जरीज वो 1 से 1.5 होता है, ठीक है ना। 1 से 1.5 तक भी आप अगर किसी पेशेंट का INR है तो आप उसकी सर्जरी कर सकते हैं, याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखें, वारफेरिन जो है, वारफेरिन हम इसलिए देते 5 दिन पहले रोकेंगे, 5 दिन पहले सर्जरी से रोकेंगे, INR उसका बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। जब INR बराबर होगा ना तो सेफ रहेगा पेशेंट, ठीक है ना। और अगर जो है देखिए, अगर पेशेंट ले रहा है, कौन से ले रहा है, ये तो थी वारफेरिन की बात ना। तो अगर पेशेंट ले रहा है, फॉर एग्जांपल ले रहा है पेशेंट डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स ले रहा है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स ले रहा है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स ले रहा है, या फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स कौन कौन से, डाबिगेट्रान, ठीक है, डाबिगेट्रान बोलते हैं, एक ड्रग है जो कि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी ड्रग ले रहा है जो कि फैक्टर 10A इनहिबिटर है, फैक्टर 10A इनहिबिटर है, फॉर एग्जांपल रिवारोक्सिबान, ठीक है, रिवारोक्सिबान हो गई, ठीक है ना। अपिक्सिबान हो गई, इसी तरह इटोक्साबान हो गई। तो ये जो ड्रग्स हैं, इस तरह की ड्रग्स जो हैं, हम सर्जरी से जो है 2 से 3 दिन पहले, सर्जरी से 2 से 3 दिन पहले हम, या फिर इससे ज़्यादा में 2 से 3 दिन पहले, या फिर मोर देन देट हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मोर देन देट वाला ऑप्शन है, ये मोर देन देट वाला ऑप्शन है, हम किन पेशेंट्स में यूज़ करेंगे, मोर देन देट वाला ऑप्शन उन पेशेंट्स में यूज़ करेंगे जिनमें रीनल फेलियर, जो कि रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनमें हम थोड़ी ज़्यादा दिन पहले डाबिगेट्रान और रिवारोक्सिबान, अपिक्सिबान और इटोक्साबान हम स्टॉप करेंगे। ये इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस हैं, ठीक है ना, ये इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस हैं। अगर हम बात करें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन की, तो इट शुड बी स्टार्टेड एज अ ब्रिजिंग थेरेपी, ठीक है, एज अ ब्रिजिंग थेरेपी, ठीक है ना। और ड्यूरिंग द पीरियड क्या लिखा हुआ है, इट शुड बी स्टार्टेड एज अ ब्रिजिंग थेरेपी during this period when patient is having no anticoagulation therapy, when patient is having no anticoagulation therapy, ठीक है, या फिर ACT बोल दो इसको, ठीक है ना। तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो है, इट शुड बी स्टॉप्ड 2 आवर्स, याद रखें, इट शुड बी स्टॉप्ड 2 आवर्स बिफोर सर्जरी, ठीक है ना, इट शुड बी स्टॉप्ड। इसको ना एज ए निमोनिक आप पढ़ लें, लू मॉलिक्यूलर वेट, सो 2 आवर्स बिफोर सर्जरी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी हमें फिर वो जो इंट्रा ऑपरेटिव एंटीकोगुलेशन या फिर प्री ऑपरेटिव पर ऑपरेटिव
एंटीकोआगुलेशन देनी पड़ती है, ठीक है ना। पर ऑपरेटिव एंटीकोआगुलेशन हम किन पेशेंट्स में दे सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ उन पेशेंट्स में हम दे सकते हैं जिनका हाई चैडवास स्कोर हो, ठीक है, जिनका हाई चैडवास स्कोर हो। चैडवास स्कोर एक स्कोर है जो कि यूज़ किया जाता है क्लिनिकल प्रिडिक्शन के लिए जो एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स में, ठीक है ना। तो ये चैडवास स्कोर अगर जिनका हाई हो, हम उनको पर ऑपरेटिव एंटीकोआगुलेशन हम उसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे और उनकी अप्रोप्रिएट जो टाइम है टू स्टॉप बिफोर सर्जरी हम देखेंगे। सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ठीक है ना। इसको मैंने आपको बताया पहले भी, तो 2 आवर्स बिफोर सर्जरी, ठीक है ना। लू 2 याद रखें, ठीक है। इसी तरह जो न्यूअर एंटीकोआगुलेंट्स हैं, रिवारोक्सिबान, डाबिगैट्रॉन, ठीक है, न्यू एंटीकोआगुलेंट्स उनको हम क्या करते हैं 2 to 3 डेज़ लगते हैं, ठीक है ना। न्यू एंटीकोआगुलेंट्स को 2 to 3 डेज़। इसी तरह एनसेड्स की बात करें, एक्सेप्ट एस्प्रिन, एस्प्रिन भी तो एक एनसेड है ना। एनसेड एक्सेप्ट एस्प्रिन को आप 3 से 4 दिन बिफोर सर्जरी रोकेंगे। इसी तरह एस्प्रिन को आप 7 दिन, ठीक है ना, 7 डेज़ बिफोर सर्जरी आप रोकेंगे। इसी तरह वारफेरिन की बात करें, ठीक है, वारफेरिन को 5 डेज़ बिफोर सर्जरी, ठीक है। और INR आपको क्या चाहिए होगा 1.5 और लेस INR आपको चाहिए होगा वारफेरिन, ठीक है। अब वारफेरिन जो है देखें, इसकी 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है ना। वारफेरिन इन एट्रियल फिब्रिलेशन और वारफेरिन जो है वारफेरिन इन मैकेनिकल हार्ट वाल्व। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में तो मैंने आपको बताया 5 दिन पहले आप इसको रोक देंगे। मैकेनिकल हार्ट के केस में देखें इसमें भी 5 डेज़, ठीक है। अगेन INR आपको 1.5 और कम चाहिए होगा इसमें, ठीक है। Thrombin inhibitors and factor 10A inhibitors are not used in patients with mechanical heart valve, याद रखें। एक और बात, थ्रोम्बिन के इनहिबिटर्स और फैक्टर 10A के इनहिबिटर्स दे आर नॉट यूज्ड इन पेशेंट्स विथ मैकेनिकल हार्ट वाल्व्स। तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो या मैकेनिकल हार्ट वाल्व हो, आपने 5 दिन पहले आपने इसको रोकना है, ठीक है। इसी तरह क्लोपिडोग्रिल, ठीक है, क्लोपिडोग्रिल की बात करें, क्लोपिडोग्रिल जो है बहुत सारे पेशेंट्स वो करते हैं। क्लोपिडोग 10 से आप याद रखें, इट शुड बी स्टॉप्ड विद 10 डेज प्रायर टू सर्जरी मैन, 10 डेज बिफोर सर्जरी, याद रखें। इसी तरह एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, ठीक है ना, इनके केस में इलेक्टिव सर्जरी से पहले, ठीक है ना, जो ब्लड प्रेशर है ना, इलेक्टिव सर्जरी से पहले देखें कोई पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव्स ले रहा है, तो इलेक्टिव सर्जरी से पहले ब्लड प्रेशर आप कितना रखेंगे, इसका मैंने कल भी बताया था 160-90 तक आप टारगेट रखेंगे, कंट्रोल्ड रखेंगे। अगर कोई न्यू एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ कर रहा है पेशेंट, न्यू एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ कर रहा है, तो हमने क्या करना होता है, स्टेबलाइजेशन पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 वीक्स देना होता है, ठीक है ना। तो फिर स्टेबलाइजेशन पीरियड एटलीस्ट
2 वीक्स आपने पेशेंट को देने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ड्रग्स यानी कि ड्रग्स इल्यूटिंग या फिर बेयर मेटल स्टेंट्स, किसी पेशेंट में बेयर मेटल स्टेंट्स हैं तो आप उसकी सर्जरी के लिए कैसे प्लान करेंगे। देखें रिस्क ऑफ स्टेंट थ्रोम्बोसिस विद कंसिक्वेंसेस ऑफ एमआई एंड डेथ इज रिड्यूस्ड। याद रखें, जो रिस्क है ना, कौन सा रिस्क, स्टेंट थ्रोम्बोसिस का, ठीक है ना, स्टेंट थ्रोम्बोसिस का रिस्क, ठीक है ना, और इसके साथ एमआई होना और डेथ, जो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये जो चीज़ें हैं, एमआई, स्टेंट थ्रोम्बोसिस के बाद एमआई और उसके बाद डेथ, ठीक है ना, उसके बाद डेथ, ये जो रिस्क्स हैं ये हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो रिस्क है हम रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, अगर हम इलेक्टिव सर्जरी को डिले करें इलेक्टिव सर्जरी को, और इलेक्टिव सर्जरी को डिले करें, और कहाँ गया पेन, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास कौन सी ड्रग है, इसको लाइन को थोड़ा सा नीचे बढ़ाते हैं, ठीक है। हमारे पास देखें ड्रग इल्यूटिंग या फिर बेयर मेटल स्टेंट्स, ठीक है ना, मैंने क्या बताया था, ड्रग इल्यूटिंग स्लेश बेयर मेटल स्टेंट्स, ठीक है, बेयर मेटल स्टेंट्स। देखें जो है, जो स्टेंट थ्रोम्बोसिस जो है, इसमें पढ़ते हैं स्टेंट थ्रोम्बोसिस, इसका जो रिस्क होता है ना, स्टेंट थ्रोम्बोसिस का जो रिस्क होता है, यानी कि एमआई और इवन डेथ ऑफ द पेशेंट, ये दोनों रिस्क होते हैं। स्टेंट थ्रोम्बोसिस के बाद रिस्क क्या होता है, एमआई और डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ये जो रिस्क है ना, दिस इज रिड्यूस्ड इफ इलेक्टिव सर्जरी इज डिलेड until आफ्टर डुअल एंटीप्लेटेड थेरेपी स्टॉप्ड, ठीक है। रिड्यूस्ड कब ये रिड्यूस होगा, until आफ्टर डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी इज, until after antiplatelet therapy is stopped, ठीक है ना, as follows। फॉर एग्जाम्पल, बेयर मेटल स्टेंट्स जो हैं, अगर किसी पेशेंट को लगे हुए हैं बेयर मेटल स्टेंट्स, 6 वीक्स तक हम एंटीप्लेटलेट थेरेपी को स्टॉप करेंगे। ओल्ड ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट हो, ओल्ड ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट हो 12 मंथ्स तक, 12 मंथ्स, और न्यू ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट 6 months। अच्छा, इफ सर्जरी कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड स्टॉप क्लोपिडोग्रिल एंड कंटिन्यू एस्पिरिन। देखें, अगर हम इफ सर्जरी कैन नॉट बी स्टॉप्ड,
then we will do what? We will stop clopidogrel and start एस्पिरिन. ठीक है, विल स्टॉप क्लोपिडोग्रिल एंड स्टॉप एस्पिरिन. ठीक है ना. नेक्स्ट है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स, डाइजोक्सिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. क्या क्या है हमारे पास? बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल इनहिबिटर्स ब्लॉकर्स हैं और डाइजोक्सिन है. ठीक है ना. डाइजोक्सिन, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. इफ़ इन पेशेंट्स विद एट्रियल फिब्रिलेशन, देखें, इफ़ पेशेंट इज़ विद एट्रियल फिब्रिलेशन, बीटा ब्लॉकर्स, डाइजोक्सिन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स शुड बी स्टार्टेड प्री ऑपरेटिवली. ठीक है. बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स and digoxin should be started pre-operatively. We should start this pre-operatively or continued if the patient is already on the treatment pre-operatively, or if patient is already on the treatment, already on these drugs should be continued. Again, in order to why continued? ताकि रेट और रिदम को कंट्रोल किया जा सके. ठीक है ना. फिर हमारे पास है एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. ठीक है. एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स, hormone replacement therapy. Before surgery, we should discontinue estrogen containing pills and hormone replacement therapy. Before how long? We should stop it before 4 weeks. 4 weeks prior to the surgery. Okay. Next drug is lithium. If a patient is taking lithium, what should we do while doing a surgery? lithium को हम 24 घंटे पहले, ठीक है ना, 24 hours before surgery, before elective surgery. Also we can check the drug levels in blood. Next drug is what? Next drug is anticonvulsants and anti-Parkinsonian medication. Anticonvulsants, and anti-Parkinsonian drugs. ठीक है ना. तो एंटी कन्वल्सेंट्स और एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स को हम कब खोल सकते हैं? वी विल कंटिन्यू पेरी ऑपरेटिवली. ठीक है. दीज ड्रग्स कैन बी कंटिन्यूड पेरी ऑपरेटिवली. These drugs can be continued peri-operatively. The reason being, these drugs help in early mobilization of the patient. Then we have what? Then we have tricyclic antidepressants. For example, imipramine and amitriptyline type of drugs. There are many tricyclic antidepressants
including imipramine, amitriptyline, nortriptyline. It's a group of drugs, almost 8-9 drugs are there in tricyclic antidepressants. Okay, tricyclic antidepressants should be stopped before surgery according to surgeon's choice. 1 day, 2 days, ठीक है. It's just written that they should be stopped before surgery. They interact with drugs of anesthesia. You remember, tricyclic antidepressants interact with drugs of anesthesia. Okay. Then next we have a group of drugs which are called monoamine oxidases. Monoamine oxidases are silageline, phenelzine, and phenylcypromine. These drugs are called monoamine oxidases. Monoamine oxidases also should be stopped before surgery. 2 weeks prior to surgery. Okay. Okay, 2 weeks. Do you remember 2 weeks is the time period for monoamine oxidases as well as new antihypertensive drug. Both we have to stop 2 weeks before surgery. And next we have a drug. Next is statins. Simvastatin, atorvastatin, these are HMG coenzyme A inhibitors. Okay, commercially we get in Pakistan is Lipiget, 10 mg, 20 mg. Okay, these tablets, let's see, statins should be stopped or not. Okay, statins we give in congestive heart failure or left ventricular failure. Okay, statins should be continued perioperatively. Okay. Next is smoking. Whether we should stop smoking before surgery. Smoking, in order to get maximum beneficial effect, you have to stop smoking 8 weeks prior to 8 weeks before surgery, in order to get maximum beneficial effect. Okay, the last is sulfonylurea and metformin, are anti-diabetic drugs. Okay, for sulfonylurea and metformin, this is sulfonylurea. Okay, okay, sulfonylurea and metformin, 1 to 2 days before surgery, we have to stop sulfonylurea and metformin. Okay, we have to
stop sulfonylurea and metformin, and in place in their as an alternative we have to use insulin according to को मैं ऐसे लिखता हूँ, according to sliding scale we have to use insulin. Then we have to, when to continue these drugs, when to restart these drugs. To restart these drugs, we can restart these drugs once the patient starts oral intake. So this was ये सारा जो था, ये पूरे का पूरा MCQ था, उसके अंडर हमने ये सारे का सारा टॉपिक पढ़ा है. नेक्स्ट अभी हम MCQ पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा MCQ है कि एक मिडिल एज्ड लेडी है, शी इज़ ऑन मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस फॉर डिप्रेशन. ठीक है ना. इलेक्टिव सर्जरी उसकी प्लान हुई है, किसी फॉर एग्जांपल कोई ले लो हर्निया है, कोई लेप्रोटमी है, कोई भी इलेक्टिव सर्जरी उसकी प्लान हुई है. ठीक है ना. तो पूछ रहे ये रहा है कि सर्जरी से कितने दिन पहले मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ड्रग्स को स्टॉप करेंगे. देखिए मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ड्रग्स की एग्जाम्पल है सिलेजिलिन एंड फिनलजीन. ये दो ड्रग्स आप टॉप पे याद रखें. ठीक है ना. तो इनका ये मैंने पहले भी आपको इसका आंसर बताया था, 14 डेज याद रखें. न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का ड्यूरेशन सेम है, 14 दिन पहले हम इन दोनों को स्टॉप कर देंगे. ठीक है ना. देखें इस केस में जो मोनोअमाइंस है ना, मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस. ठीक है. मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस ये जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स क्या करते हैं, अंदर इंजाइम के साथ क्या करते हैं, एक स्टेबल कम्प्लेक्स बनाते हैं. मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस इनहिबिटर, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं एक्चुअली. दीज आर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. ये क्या करते हैं, जो इंजाइम है ना मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इंजाइम, उसके साथ स्टेबल कम्प्लेक्स बनाते हैं. ठीक है ना. ये क्या करते हैं, ये स्टेबल कम्प्लेक्स बनाते हैं. तो इनको देखें, इसका जो इफ़ेक्ट लाने के लिए भी कम से कम पेशेंट को हम 2 से 4 हफ्तों का ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है ना. 2 से 4 हफ्तों का ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है ना. तो 2 से 4 हफ्तों बाद ही जाके क्या होता है, इनका एंटी डिप्रेसिव इफेक्ट आ जाता है. तो जब ये एक स्टेबल कम्प्लेक्स बनाते हैं तो न्यू एंजाइम बनने के लिए कम से कम 14 दिन लगते हैं. अच्छा, कम से कम 14 दिन लगते हैं. इसीलिए हम भी 14 दिन पहले से ही इस ड्रग को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, ताकि ड्यूरिंग सर्जरी डे तक इनकी जो है न्यू मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है वो बन सकें बॉडी में. और जो कंसंट्रेशंस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन विद इन द न्यूरॉन्स होते हैं, कौन कौन से, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन विद इन द न्यूरॉन्स, ये स्टेबल रहें. इनको स्टेबल करने के लिए हम कम से कम 14 दिन का गैप देते हैं. ठीक है ना. तो ये तो था मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के बारे में एक MCQ. ठीक है. नेक्स्ट हमारा MCQ है कि देखें जो एक पेशेंट है वो क्या है, ऑन वारफेरिन. पेशेंट इज ऑन वारफेरिन. ठीक है. पेशेंट इज ऑन वारफेरिन. एज क्या है, 45 इयर्स एज है. नाउ सर्जरी इज प्लान्ड, एन इलेक्टिव सर्जरी इज प्लान्ड. तो वारफेरिन उसको कब स्टॉप करना चाहिए, ये इसका क्वेश्चन है. तो 3 to 5 days रॉन्ग, 4 to 5 days करेक्ट, 5 to 7 days रॉन्ग, 4 to 8 days रॉन्ग. कैन कंटिन्यू टिल एनेस्थीसिया, नो. ठीक है ना. वारफेरिन का 5 days, इसका मैंने पहले भी बताया था. अगर 5 days नहीं है तो 4 to 5 days आप क्लिक करेंगे.
ठीक है, देखिए जो वारफेरिन है ना, वारफेरिन दो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक वारफेरिन है और दूसरा है हेपेरिन, ठीक है ना, वारफेरिन एंड हेपेरिन। वारफेरिन की हाफ़ लाइफ बहुत लंबी होती है, लॉन्ग हाफ़ लाइफ होती है, लॉन्ग हाफ़ लाइफ होती है। और हाफ़ लाइफ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टी हाफ, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 2.5 डेज़ होती है हाफ़ लाइफ ऑफ वारफेरिन, जबकि हेपेरिन की बहुत शॉर्ट हाफ़ लाइफ होती है। हेपेरिन की कितनी होती है हाफ़ लाइफ? 1 to 2 आवर्स इसकी, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स होती है हेपेरिन की जो ट्रीटमेंट है। इसलिए देखें, अगर कोई पेशेंट सर्जरीज में जाने वाला हो तो उसको हम हेपेरिन जो वारफेरिन है वो कम से कम 4 से 5 दिन तक, 5 दिन पहले बिफोर सर्जरी हम ये रोक देते हैं, जबकि हेपेरिन जो है 2 आवर्स बिफोर सर्जरी हम रोक देते हैं, 2 आवर्स बिफोर सर्जरी, क्योंकि इसकी हाफ़ लाइफ ही इतनी है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो 1 to 2 आवर्स इसमें हेपेरिन हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है ना। तो वारफेरिन जो है, वारफेरिन इसकी लंबी हाफ़ लाइफ है, याद रखें। और ये याद रखें कि कुछ बुक्स में 4 डेज़, कुछ बुक्स में 5 डेज़, तो हम 4 to 5 डेज़ बना लेंगे इसका आंसर, ठीक है। देखें, वारफेरिन जो है वो फिर जो है वो रीस्टार्ट कब करना है, वारफेरिन को रीस्टार्ट कब करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वारफेरिन को हम कब रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वारफेरिन को स्टार्ट करने का जो है, वंस के बुक में लिखा हुआ है कि वंस सर्जरी इज़ ओवर, डिपेंडिंग ऑन ब्लीडिंग रिस्क हम रिस्टार्ट कर सकते हैं वारफेरिन को। ये सर्जन पे जो है डिपेंडेंट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट को ब्लीडिंग रिस्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ब्लीडिंग रिस्क है, उसका मेजर ऑपरेशन हुआ है कोई, ठीक है ना, उसको आप ओटी में आप एज एन इन पेशेंट वो आपके वार्ड में एडमिट है, उसको ब्लीड हो रहा है, ठीक है ना। आपका एचओ बोल रहा है, आपका पीजी बोल रहा है कि पेशेंट को इस तरह ब्लीड है, कि कोई ड्रेन रखी है तो ड्रेन में इतना आ रहा है, दिस एंड दैट, ठीक है ना। तो ब्लड की बात कर रहा हूँ, ड्रेन में, ठीक है, ब्लड इन द ड्रेन, ठीक है। तो उस केस में आप वारफेरिन स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वारफेरिन आप स्टार्ट करेंगे तो उसको ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग वर्स हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है और वो लॉन्ग एक्टिंग, यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, ठीक है ना। व्हेन टू डिसकंटिन्यू इंसुलिन, आया हम 6 आवर्स में करेंगे, 12 आवर्स में, 18 आवर्स में, 24 to 48 आवर्स में, या फिर 72 आवर्स में। तो इसका याद रखें 1 to 2 डेज़, ठीक है ना, 1 to 2 डेज़ इज़ द आंसर, 24 to 48 आवर्स। ये कौन सी है? लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, याद रखें, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है ये, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन 24 to 48 आवर्स बाद आप इसको पहले आप इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। देखिए जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल को स्टेबलाइज रखने के लिए, आपने क्या करना है, इसको स्टेबलाइज रखने के लिए आपने फ्रीक्वेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है ना। क्या करनी है? फ्रीक्वेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट है वार्ड में एडमिटेड, उसको आप डायबिटीज़ है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन वो ले रहा है, तो फ्रीक्वेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग के ज़रिए आप उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है स्टेबलाइज्ड रखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, बिफोर मील्स आपने चेक करवाना है, पेशेंट खुद चेक करेगा, ठीक है ना। आफ्टर मील्स पेशेंट चेक करेगा, और बेड टाइम के वक्त आप ये पेशेंट को अपना ग्लूकोज मॉनिटरिंग करानी। बिफोर मील्स
after meals and at bedtime. You have to check the glucose for a good stabilized glycemic control. ठीक है, अब देखें जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है कौन कौन से हैं. फॉर एग्जांपल अल्ट्रा लेंटे या फिर ग्लार्जीन. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. ओके, दिस लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन it should be stopped. It should be stopped. कब? 1 से 2 दिन पहले आप इसको स्टॉप करेंगे, पेशेंट को नहीं देंगे. लेकिन अल्टरनेटिवली क्या यूज़ करेंगे आप? अल्टरनेटिवली आप इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन यूज़ करेंगे. इंसुलिन, अब इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन कौन कौन सी है? देखिए, NPH, ठीक है, NPH हो गई, लेंटे हो गई और NPH लेंटे इस तरह की जो है जो इंसुलिन है ये दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन. ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन. ठीक है ना. अब हमने लॉन्ग एक्टिंग तो हमने स्टॉप कर दी. ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग हमने स्टॉप कर दी. लॉन्ग एक्टिंग को हमने स्टॉप किया. अल्टरनेटिवली हमने क्या किया? हमने एक रिजीम देनी है अल्टरनेटिवली. किसकी? देखें, एक तो हमने इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन ऐड कर लिया और फिर उसमें इट शुड बी मिक्स विथ क्या? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. अब एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन कौन से हैं? एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आर रेगुलर, लिस्प्रो, ओके, रेगुलर, लिस्प्रो, एस्पार्ट. दीज आर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. हमने क्या किया? लॉन्ग एक्टिंग को स्टॉप किया. फिर रेजीम कैसी दी उसको? लॉन्ग एक्टिंग को स्टॉप करने के बाद एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को मिक्स करके ऐसे नहीं कि एक ही डब्बे में वो उसमें शीशी में डाल के इसको हमने क्या किया? दोनों दिए. ठीक है, अब दोनों दिए हमने कब दिए? ट्वाइस डेली. ठीक है, ट्वाइस डेली. एक ऑप्शन हमारे पास ये है, एक ऑप्शन ये है कि हमने लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग को मिक्स करके दिया. ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बिफोर एवरी मील. ठीक है ना, लॉन्ग एक्टिंग को हटा के शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे सकते हैं हम बिफोर एवरी मील. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि हम स्मोकिंग को सर्जरी से कितने टाइम पहले तक रोक सकते हैं. वो मैंने आपको बता दिया. 8 वीक्स प्रायर टू सर्जरी फॉर बेस्ट बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स. ठीक है, बेस्ट बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स में स्मोकिंग के लिए स्मोकिंग हम 8 हफ्ते पहले रोक देंगे. ठीक है ना. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि पेशेंट जो है, एक पेशेंट है वो शुगर का मरीज़ है, रेगुलर इंसुलिन पे है वो. देखें, रेगुलर इंसुलिन क्या है? रेगुलर इंसुलिन इज़ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. ठीक है, अब इस शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को हम सर्जरी से कितने टाइम पहले हम रोक सकते हैं? यहाँ पे देखें 6 ये आवर्स में है. ठीक है ना, ये आवर्स में, ये सारे 6 आवर्स, 12 आवर्स, 18 आवर्स. तो इसका आंसर है 6 आवर्स. ठीक है ना आंसर. बल्कि देखें इसका आंसर, दिस इज़ नॉट द 6 आवर्स इज नॉट द राइट आंसर. यहाँ पे नो नीड टू डिसकंटिन्यू. याद रखें, रेगुलर इंसुलिन, नो नीड टू डिसकंटिन्यू रेगुलर इंसुलिन. ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट मिल्क को सर्जरी से कितने टाइम पहले हम रोक सकते हैं। तो इसका आंसर है 3 आवर्स। ओके, 3 आवर्स। ठीक है, 3 इज जस्ट लाइक बी। ठीक है, तो ब्रेस्ट, बी फॉर ब्रेस्ट, और इसको हटा दें। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसको हटा दें तो ये 3 सा बन जाता है। ठीक है, देखो ये 3 बन गया। तो ये निमोनिक से याद रखेंगे आप कि ब्रेस्ट मिल्क को हम 3 घंटे पहले जो है स्टॉप करते हैं। ठीक है ना। फास्टिंग इंस्ट्रक्शंस बिफोर एनेस्थीसिया, देखें फास्टिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है। फास्टिंग इंस्ट्रक्शंस बिफोर एनेस्थीसिया। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, फास्टिंग इंस्ट्रक्शंस में देखें कि 2 आवर्स फॉर क्लियर फ्लूइड। देखें क्लियर फ्लूइड हो, क्लियर फ्लूइड के लिए 2 आवर्स, ब्रेस्ट मिल्क के लिए 3 to 4 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 इसलिए किया था क्योंकि ऑप्शंस में 4 नहीं था। ठीक है ना, तो 3 to 4 आवर्स के लिए हमने रोका ब्रेस्ट मिल्क को। इसी तरह जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स जो हैं, सॉलिड्स 6 आवर्स, और ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखें, सॉलिड्स के लिए 6 आवर्स, ब्रेस्ट मिल्क के लिए 3 to 4 आवर्स। अगर ऑप्शन में 4 आवर्स है तो ठीक है, नहीं तो आप 3 आवर्स पे क्लिक कर देंगे। क्लियर फ्लूइड्स के लिए फिर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा MCQ था। नेक्स्ट जो MCQ है वो है हमारे पास, आफ्टर MI इलेक्टिव सर्जरी शुड बी डिलेड फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है ना, यानी कि किसी पेशेंट को MI हो गया है आज की डेट में, तो उसको उस डेट के कितने टाइम बाद हम उसकी कोई भी इलेक्टिव सर्जरी, कोई हर्निया, कोई इधर उधर का रिपेयर हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1 मंथ, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 2 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 6 मंथ्स, फिर चौथा ऑप्शन है हमारे पास 12 मंथ्स, पांचवा ऑप्शन है हमारे पास 1 ईयर, छठा ऑप्शन है हमारे पास डू नॉट पोस्टपोन सर्जरी। ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 6 मंथ्स। करेक्ट आंसर इज 6 मंथ्स। देखें जो 6 मंथ्स में प्रॉपर हीलिंग होती है बॉडी के किसी भी इंजरी की ना, कोलेजन डिपोजिशन एंड जो भी आपने वोंड हीलिंग पढ़ी होगी। ठीक है ना, इस तरह की पूरा जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस टेकअप करता है तकरीबन 6 वीक्स तक। सॉरी, वो मंथ्स नहीं है। ठीक है ना, तो कम से कम इससे तो ऊपर ही होना चाहिए। तो आंसर इसका स्पेशली मायोकार्डियम के केस में 6 मंथ्स है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखें क्वेश्चन में जो है 3 to 6 मंथ्स, बुक्स में कुछ बुक्स में 3 to 6 मंथ्स भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो कोई भी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो पेरी अरेस्ट से बचने के लिए, ठीक है ना, पेरी ऑपरेटिव कोई MI या फिर इस्केमिक इवेंट वगैरह, ठीक है ना, या फिर री इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल पोस्टपोन इट फॉर 3 to 6 मंथ्स। याद रखें, दिस इज़ नॉट वीक्स, दिस इज़ मंथ्स। वीक्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, मंथ को मैं ऐसे लिखता हूँ। देखिए एक बात याद रखें कि जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है ना, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इसकी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ना, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वो है प्राइमरी परक्यूटेनियस इंटरवेंशन। ठीक है,
जब जो सर्जन्स जो कार्डियोलॉजिस्ट जब प्राइमरीली परक्यूटेनियस इंटरवेंशन करते हैं तो ऐसे पेशेंट को फिर मैनी ऑफ देम पेशेंट्स दे रिसीव स्टंट्स, ठीक है ना, दे रिसीव स्टंट्स। जब एक बार स्टंट डालते हैं पेशेंट को तो हम पेशेंट को कहाँ डालते हैं, वी पुट पेशेंट ऑन डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी, ठीक है। हम पेशेंट को क्या करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट वो ACS के पेशेंट्स को स्टेंट्स डाल के उनको डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी में डालते हैं, याद रखें। अब क्या होता है, अब जब एक पेशेंट को स्टेंट है, स्टेंट के साथ जो रिस्क ऑफ स्टेंट थ्रोम्बोसिस होती है, रिस्क ऑफ स्टेंट थ्रोम्बोसिस जो होती है किसी भी पेशेंट को, देखें जब एक बार स्टेंट थ्रोम्बोसिस होती है तो फिर ये क्या करती है, ये अपने साथ रिस्क्स भी लेके आती है, MI का रिस्क, ठीक है, और फिर क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की ऐसे केस में, ठीक है ना। तो इस रिस्क्स को हम रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्टिव सर्जरी जो है, इलेक्टिव सर्जरी पोस्टपोन करते हैं, इलेक्टिव सर्जरी को पोस्टपोन करते हैं। और कब तक पोस्टपोन करते हैं, कब तक पोस्टपोन करते हैं, तब तक जब तक डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी की मज़ीद ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है ना, अनटिल डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, ठीक है, अनटिल एंटीप्लेटलेट थेरेपी इज़ नो मोर रिक्वायर्ड। अब एक बात याद रखें कि स्टेंट के हिसाब से एंटीप्लेटलेट थेरेपी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल देखें स्टेंट, अब स्टेंट कौन कौन से स्टेंट होते हैं, बेयर मेटल स्टेंट होता है हमारे पास, एक बेयर मेटल स्टेंट होता है। अच्छा, इसी तरह क्या होता है, दूसरा ओल्ड ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट होता है, ठीक है, ओल्ड ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट होता है, ओल्ड ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास तीसरा क्या होता है, नंबर 3 हमारे पास होता है न्यू ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट, ठीक है, न्यूअर ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट। अब जो बेयर ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट है, इसमें जो एंटीप्लेटलेट थेरेपी की जो ज़रूरत होती है वो कब तक होती है, बेयर जो मेटल स्टेंट में डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी की ज़रूरत होती है 6 वीक्स तक, ठीक है। अब अगर कोई पेशेंट बेयर मेटल स्टेंट के साथ है, आज उसको लगा है तो, और उसको सर्जरी होनी है, कोई इलेक्टिव सर्जरी होनी है, तो उसको हम 6 वीक्स तक उसका प्रोसीजर या ऑपरेशन पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है, 6 वीक्स तक। अगर ओल्ड ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट है तो उसके लिए एंटीप्लेटलेट थेरेपी 12 मंथ तक इसको रिक्वायर्ड रहती है, तो हम ऑपरेशन 12 मंथ तक पोस्टपोन PP। इसी तरह न्यूअर ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट है, उसके लिए जो एंटीप्लेटलेट थेरेपी की ज़रूरत होती है वो एंटीप्लेटलेट थेरेपी की ज़रूरत होती है वो, ठीक है ना, ये इधर क्यों लग रहा है, चलें, न्यूअर ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट के लिए भी 6 मंथ्स, ठीक है ना। देखें यहाँ पे जो न्यूअर ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट है 6 मंथ्स, ओल्ड ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट है 1 साल, और बेयर मेटल स्टेंट है उसके लिए हम 6 वीक्स तक क्या देते हैं, 6 वीक्स तक देते हैं डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी। अब ये थेरेपी ख़त्म होने तक we will not do any elective surgery, we will postpone elective surgery for this time of period, ठीक है।
तो ये तो था जो है सर्जरी से रिलेटेड जो ड्रग्स कि हम उनको कब कब रोक सकते हैं, और स्मोकिंग इंक्लूडिंग ब्रेस्ट मिल्क के बारे में हमने यहाँ पे बताया आपको। और ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे और MCQs लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू।